हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली सीरीज़ में बताया कि मैं जयपुर इंजीनियरिंग करने गया और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही अपनी पहली ट्रैकिंग और बड़ी यात्रा पर अमरनाथ गया और जहां मुझे कश्मीर देखने का भी मौका मिला। उन दिनों घूमने में अलग ही मज़ा था क्योंकि पता ही नहीं होता था कि आगे अब क्या आने वाला है या नज़ारा कैसा होगा। उस समय इंटरनेट तो सिर्फ कैफ़े पर भी 20 रुपीज़ देकर जाना पड़ता था और अगर कहीं घूमने भी जाना होता था तो वो वहीं तक जा पाते थे जहां तक हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार गया है, जिससे हमें सभी जानकारी मिल जाए, कैसे जाना है, कैसे घूमना है, कहाँ रुकना है इत्यादि। कोई अगर कहीं भी घूमने जाता था तो सभी जानकारी साथ लाता था, होटल का एड्रेस, फ़ोन नंबर, टैक्सी वाले का एड्रेस और काफ़ी बार तो खुद के घर पर फ़ोन ना होने पर पड़ोस का नंबर भी देना पड़ता था। दोस्तों, अभी भी याद है जब मैं छोटा होता था तो हमारी पूरी गली में सिर्फ एक ही घर में फ़ोन था और उस घर के अंकल वकील थे। किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता तो वो भागकर बुलाने आते कि आपका फ़ोन है। 1 मिनट के भी 1.5-2 रुपए लगते थे, तो 5 मिनट में ही घर के सभी सदस्य बात कर लेते थे। उस समय कहाँ पता था कि एक दिन दुनिया यहाँ तक पहुँच जाएगी कि ये बात करने वाला डब्बा सबकी जेब में मिलेगा और बातें फ्री में होगी। भारत भी कितना बदल गया है। पिछले 20 सालों में पहले फ़ोन की तरह रंगीन टीवी और कैमरा भी सबके घरों में नहीं था। 80 के दशक के अंत में पूरे मोहल्ले या छोटे गांव में एक ही टीवी होता था और सन 2000 तक आते आते बड़ी मुश्किल से घर पर पहली बार केबल लगी थी। उस समय सभी के दिलों में अपने आसपास रहने वाले लोगों के प्रति प्यार और स्नेह होता था। लोग एक दूसरे के काम आते थे। पर अब जैसे जैसे नई नई तकनीकें आ रही है, लोगों में आपसी भाईचारा और प्यार भी घट रहा है। दोस्तों, कहीं घूमने जाते तो रील वाला कोडैक का कैमरा लेके जाते। उसमें बैटरी सेल भी डलते थे और एक रील जो कि लगभग 80 या 100 रुपए की आती थी और फोटो भी सिर्फ 36 ही मैक्सिमम खींच सकते थे। ना कोई जूम, ना कोई फोकस, सिर्फ लेंस से देखो और बटन दबा दो। वहीं एक छोटी सी चक्री होती थी, जैसे जैसे फोटो क्लिक करते एक नंबर आगे बढ़ा के दिखा देती कि अब आपकी 5 फोटो हो चुकी है। फिर हमने एक फोटो और क्लिक की तो वो चक्री घूमकर 6 नंबर पे टिक गई, जिससे पता लगता रहता था कि हम कितनी फोटो खींच चुके हैं। यहीं तक नहीं, उस रील से फोटो निकलवाने के लिए भी फोटो लैब में जाना पड़ता था। वो अलग से रील धोने के पैसे लेता और हर फोटो के हिसाब से या साइज के हिसाब से पैसे लेता। एक एक फोटो दोस्तों सोच समझ कर खींचनी पड़ती थी और अगर किसी दोस्त रिश्तेदार ने फोटो खींचने का बोला तो मन उदास हो जाता कि गए 5-10 रुपए पानी में। दोस्तों, उस समय 5-10 रुपए की भी वैल्यू होती थी, क्योंकि आज के समय तो 5-10 रुपए तो कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले तो वो भी कहीं ना कहीं मैटर करते थे आम आदमी की लाइफ में। खैर, आजकल सब कुछ जेब में है अपने मोबाइल के रूप में। किसी से भी बात करनी है, ये रहा मोबाइल। टाइम देखना है, ये रहा मोबाइल। फोटो खींचनी है, टीवी देखना है, फिल्म देखनी है, सब अपनी पॉकेट में। और इन सब से कहीं आगे इंटरनेट। कहीं भी घूमने जाना है, गूगल मैप खोलो, कितना दूर है पता लग जाएगा, कैसे जाना है ये भी पता लग जाएगा। रहना, खाना, घूमना सब एक छोटी सी डब्बी वाले मोबाइल में। आजकल तो पहले से पता रहता है कि आने वाले दिनों मौसम कैसा रहने वाला है, या अगर हम कहीं जा रहे हैं तो दृश्य कैसे देखने को मिलेंगे वगैरह वगैरह। उस समय जिसने भी यात्राएं की है, अपने पापा, दादा, चाचा, उनसे कभी उनकी कहानियां सुनना एक अलग ही रोमांच होगा उनकी कहानियों में। अरे, मैं भी कहानी कहाँ से कहाँ ले गया, तो चलो, मैं था अपने कॉलेज के दिनों में जब अमरनाथ यात्रा से कश्मीर घूम कर आया था। पहली बार बर्फ देखी थी मैंने। अमरनाथ से आने के बाद मेरा झुकाव घूमने फिरने में दोस्तों बढ़ गया था। घूमने का एक फ़ायदा ये भी है
कि आपको अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनसे मुकाबला कैसे करना है ये भी पता चल जाता है। जब आप अलग अलग भाषाएं सुनते हो, अलग अलग तरह का खाना खाते हो, तो कहीं जाकर आपको एहसास होना शुरू होता है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है। नहीं तो हम जिस मोहल्ले, जिस गांव या शहर में रहते हैं उसी को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, पर एक ट्रैवलर पूरी दुनिया को ही अपना घर मानता है। अलग अलग चीजें सीखने की कोशिश करता है, जैसे भाषा, खाना, और कहीं ना कहीं आप जिंदगी जीने का असली ढंग सीखते हैं। तो दोस्तों, कॉलेज के दिनों में मैं ज़्यादा नहीं घूमा था। कारण था कि घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैं पढ़ाई भी लोन लेकर कर रहा था, जो कि मेरे घर वालों ने बड़े विश्वास से मेरे लिए लिया था, क्योंकि मैं मेरी ही जिद पर जयपुर इंजीनियरिंग करने गया था। मैं किसी भी सेमेस्टर में 60% से कम या बैक नहीं लगवाना चाहता था। कॉलेज भी रोज जाता था और शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे कॉलेज लाइफ में मैंने कभी अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया। हॉस्टल में मेरे साथ वाले कुछ लोग पार्टी करते थे, मैं भी वहीं होता था, पर घर वालों से किया प्रॉमिस हमेशा याद रखा कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा और कभी किसी गलत गतिविधियों में नहीं पड़ूंगा। महीने के खर्च के लिए फिक्स मनी हर महीने मेरे अकाउंट में आ जाती थी और उससे ज़्यादा मैं मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे घर की परिस्थितियों का मालूम था। फालतू का खर्चा तो कभी मैं करता ही नहीं था। 2 साल कॉलेज हॉस्टल में रहने के बाद हम दोस्तों ने सोचा क्यों ना जयपुर शहर में कोई घर किराए पर रहकर रहा जाए, क्योंकि एक तो कॉलेज हॉस्टल शहर से बाहर था और दूसरा खाना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था। तो उसके बाद हम जयपुर शहर में एक अच्छी कॉलोनी में रहने लगे, जहां मैं और मेरे 5 और दोस्त थे। खाना बनाने के लिए भी हमने एक कुक रख लिया। कॉलेज बस से आने जाने लगा और फिर मेरे एक दोस्त ने बाइक ली तो उसके साथ पेट्रोल शेयर पर आने जाने लगा। घर के पूरे खर्च का हिसाब किताब मेरे पास ही रहता, चाहे वो टाइम पे मकान मालिक को किराया देना हो, कुक को सब्जी या राशन ला कर देना हो, या बाकी सब कुछ। और ये सब मेरे पास इसलिए भी रहता था कि सबको पता था कि रमन कम खर्चे में सब कुछ बढ़िया चलाएगा। एक बार ये काम मैंने मेरे दूसरे दोस्त को दिया तो घर का खर्चा बढ़ गया और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ा, क्योंकि मैं ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने ये काम अपने हाथ में दोबारा ले लिया। मेरे साथ रहने वाले दोस्तों का मंथली खर्च मेरे से 70% से डबल तक होता था और सभी हैरान रहते थे कि रमन तू ये कैसे कर लेता है यार। क्योंकि मैं बचपन से ही अपने घर वाली दुकान पे जाता रहा हूँ। दोस्तों, हमारी एक किराना की दुकान होती थी जब मैं स्कूल टाइम में था। तो मैं अपनी शॉप पे जब भी फ्री होता, जैसे स्कूल से आया तो आफ्टरनून में, इवनिंग में चला जाता। तो मैं हिसाब किताब में भी एकदम पक्का था, रुपए रुपए का हिसाब रखता था। दूसरा, कॉलेज हॉस्टल में रहने के कारण खाने पीने के नखरे दूर हो गए थे। जहाँ पहले घर पे घिया, टिंडे, करेले ये सब बनने पर खाना नहीं खाता था, तो अब सब कुछ खाने की आदत पड़ चुकी थी। यहाँ तक कि भिंडी की तरी वाली गीली सब्जी भी मैंने खाई है, जो कोई सोच भी नहीं सकता। तीसरा, अब घर की परिस्थितियों के कारण कम पैसों में बजट में सब कुछ मैनेज करना आदि। और यही सब जानकारियां मेरी ट्रैवलिंग में मेरे काम आने लगी। मैं बजट ट्रैवल में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि 500 रुपए में चंडीगढ़ से शिमला घूमकर आ जाता, जिसमें रहना, खाना, पीना, आना जाना सब शामिल होता था। खैर, कॉलेज का तीसरा साल ऐसे ही मस्ती में निकल गया। मैं जयपुर घूमने में लगा रहा। हर संडे कहीं ना कहीं निकल जाता था, कभी दोस्तों के साथ तो कभी अकेला ही। जयपुर की गली गली घूमने का टारगेट था मेरा। कढ़ी के साथ समोसे खाना और इसके ऊपर चटनी और नमकीन डालना, पपीता शेक पीना, और सत्कार पे एक बड़े बड़े गोलगप्पे वाला खड़ा होता था, जहाँ गोलगप्पे वो ऐसे बनाता था कि आप मुंह में डालोगे तो पूरा ही नहीं आएगा।
कॉलेज के इसी तीसरे साल में मुझे शौक लगा मूवीज देखने का। हर हफ्ते मूवी देख के आता था मैं, और साल भर में शायद मैंने 40 से 50 मूवीज मैंने थिएटर में देखी है दोस्तों वहाँ पे। तो कॉलेज का तीसरा साल चल रहा था और अब तो इंजीनियरिंग पूरी होती भी दिख रही थी। उम्मीद थी कि कॉलेज में कोई कंपनी आएगी और अच्छे परसेंटेज है तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। फिर मैं अपना लोन उतारूंगा और फिर कार, बड़ा घर, शादी। तो दोस्तों मैं क्रिकेट का भी बहुत बड़ा फैन था और सब कुछ वर्ल्ड कप ईयर्स के अकॉर्डिंग ही सोचता था। जैसे 2007 के वर्ल्ड कप में मैंने सोचा था कि अगले वर्ल्ड कप यानी 2011 तक मेरी जॉब लग चुकी होगी। मैं एक शानदार जगह पर वर्ल्ड कप का मैच देख रहा हूँगा। दोस्तों 2015 के वर्ल्ड कप तक मेरी शादी हो चुकी होगी, ऐसा भी मैंने सोचा था। कब? 2007 में। और 2019 के वर्ल्ड कप तक शायद मेरे बच्चे भी हो चुके होंगे। काफी बार ये सब सच हो जाता है और काफी बार ये सपना ही रह जाता है। जहां मैं सोच रहा था कि 2011 तक मेरी जॉब लग चुकी होगी और मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँगा, लेकिन 2011 में ना तो मेरी जॉब लगी और ना ही 2015 या 2019 तक मेरी शादी हुई। मेरे वो सपने ठीक उसी तरह धूमिल हो गए जैसे इंडिया का 2007 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारने के बाद। 2008 के अंत में एक ऐसी न्यूज आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया दोस्तों, और वो न्यूज थी अमेरिका के लेहमैन ब्रदर्स की, जिसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई थी। सबसे ज्यादा प्रभाव आईटी कंपनीज को ही पड़ा था और मैं इसी इंडस्ट्री की तो पढ़ाई कर रहा था। सन 2000 के बाद जो आईटी में बूम आया था वो सिर्फ इस कंपनी के दिवालिया होने से ही धूमिल होती दिखी। एक बार तो लगा कि 2-4 महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बाजार को उबरने में 3 से 4 साल तक लग गए। हमसे कॉलेज में सीनियर 2009 पास आउट की जॉब नहीं लगी और हम 2010 में पास आउट होने वाले थे। लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर एक दिन कॉलेज की पूरी मैनेजमेंट की टीम हमारी क्लास में आई और साफ साफ बोल दिया कि इस साल कॉलेज में कोई प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, ना ही कोई कंपनी आने वाली है, तो सब अपना अपना देख लो। अब हम क्या ही कर सकते थे ऐसे माहौल में जब लोगों की जॉब्स जा रही थी। 2009 वाले जो बैच वाले जो मेरे हमारे सीनियर्स थे वो भी खाली बैठे थे और अब हमारा बैच भी पास आउट होने वाला था। पर हमारी हालत इतनी बेकार हुई कि बीपीओ वाले भी या कॉल सेंटर वाले भी बीटेक वालों को जॉब देने से मना कर देते थे। कंपनी के बाहर बैठा गार्ड भी जब ये सुनता कि हाँ मैंने बीटेक की है, ये सुनकर ही हमें भगा देता था। हमसे ज़्यादा तो बीएससी बीसीए करने वाले थे जिनको ना तो ज़्यादा उम्मीद होती थी और बीपीओ वाले भी जॉब्स दे देते थे। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद सबसे पहले मैं दिल्ली गया। 3-4 महीने वहाँ रुकने के बाद भी जॉब नहीं मिली। फिर मैं जनवरी 2011 में बेंगलोर गया, क्योंकि बेंगलोर आईटी हब माना जाता है। लोग तो अपनी मर्जी से घूमने जाते हैं, पर यहाँ तो मेरी जिंदगी मुझे घुमाने में लगी थी। बेंगलोर गया तो पता लगा यहाँ अलग ही भागदौड़। हॉस्टल के हॉस्टल इंजीनियरिंग पास आउट से भरे पड़े हैं, जिनका एक ही काम है जॉब ढूंढना। 14x7 के कमरे में 3 बंक बेड लगे होते थे जिसमें 6 लोग रहते थे। यहाँ भी हॉस्टल लाइफ अच्छी मजे में चल पड़ी थी। यहाँ लोग मेरे लिए 2 चीजें अलग थी। एक तो मेरी लाइफ में तब तक की सबसे लंबी ट्रेन की जर्नी की। 42 घंटे लगे थे दोस्तों ट्रेन को दिल्ली से बेंगलोर पहुंचने में। और दूसरा, पहली बार मैं घर से इतनी दूर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आया। हिंदी से कन्नड़ भाषी राज्य, जनवरी में सर्दी वाले मौसम से जनवरी में सुहावने मौसम तक। पूरे इंडिया के इंजीनियरिंग पास आउट्स आपको हॉस्टल में मिल जाते।
मेरे हॉस्टल रूम में भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के पास आउट्स थे, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और 10 साल बाद अभी भी मेरी उनसे बात होती है। दोस्तों, बेंगलोर में मैं लगभग 6 महीने रहा, जिसमें मुझे काफ़ी दिलचस्प अनुभव हुए। जॉब इंटरव्यू देने के साथ साथ काफ़ी ट्रैवल भी किया, जो मेरी जॉब सर्च का ही हिस्सा था। तो दोस्तों, मेरे बेंगलोर की 6 मंथ्स की जर्नी कैसे रही, ये सब मैं आपको सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप मुझे सर्च करें RK डिस्कवरिंग इंडिया। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, तीनों पे मेरी एक ही आईडी है, RK डिस्कवरिंग इंडिया। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और अगर आपने मेरे पिछले सीज़न के एपिसोड नहीं सुने हैं तो वो भी आप सुन सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आता हूँ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।